Good morning students and my dear friends, today is 6th of December 2023 Wednesday। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is the man who moves a mountain begin by carrying away small stones। और आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं, हब टेलविंड लाइकली फॉर इंडियन एयरलाइंस। तो ऐसी जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं, एविएशन कंपनीज हैं जो कि अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस इंक्रीज करना चाह रही हैं, जो कि अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंक्रीज करना चाह रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रही है, उनके लिए ये एक फिलिप की सिचुएशन, एक बूस्ट की सिचुएशन, एक पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है। कैसे? क्योंकि जो नई ड्राफ्ट पॉलिसी आ रही है, जो नई नेशनल एविएशन हब पॉलिसी आ रही है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडियन और फॉरेन एयरलाइंस पर डिफरेंशियल चार्जेस लगाने वाली है। तो इंडिया में ऑपरेट करने के लिए जो इंडियन या डोमेस्टिक जो कंपनीज है, डोमेस्टिक एविएशन कंपनीज और फॉरेन एयरलाइंस, जो फॉरेन एविएशन कंपनीज हैं, उनको अब अलग अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि जो फॉरेन एयरलाइंस हैं उनको डोमेस्टिक इंडियन कंपनी से ज़्यादा चार्ज पे करने पड़ेंगे। दे वुड हैव टू पे मोर देन देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स फॉर लैंडिंग, पार्किंग, ग्राउंड हैंडलिंग एंड अदर सर्विसेज ऑन इंडियन लैंड। तो इससे क्या होगा? डेफिनेटली अगर उन पर ज़्यादा चार्जेस लगाएंगे, डिफरेंशियल चार्जेस गवर्नमेंट अलाउ करेगी, तो जो इंडियन काउंटर पार्ट कंपनीज हैं उनकी, या जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन एविएशन कंपनीज हैं, उनके फेयर्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू द फॉरेन एविएशन कंपनी, जिससे कि इंडियन कंपनीज को, इंडियन एविएशन कंपनीज को ज़्यादा मार्जिन मिलेगा इंटरनेशनल रूट्स पर, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर कॉम्पिटिटिव प्राइस चार्ज करने का इन कंपैरिजन टू फॉरेन एयरलाइंस। तो फॉरेन एयरलाइंस को जब इंडियन लैंड पे ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे तो उनका जो फेयर है वो कॉस्टली हो जाएगा इंडिया में, जबकि इंडियन कंपनीज जो हैं अगर उनको कम प्राइस पे करने पड़ेंगे इंडिया में तो इसका बेनिफिट वो इंटरनेशनल रूट पर, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर ले सकती हैं। तो जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं, इंडियन एयरलाइन कंपनीज जो कि ये प्लान कर रही हैं कि अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर, अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, अपना इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करेंगी, उनके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इस नई नेशनल एविएशन हब पॉलिसी के तहत जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनको इंटरनेशनल ट्रैवल में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड सेटअप करने में हेल्प मिलेगी। तो लास्ट मंथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को सेंड कर दिया है फॉर कंसल्टेशन, जिससे कि उनका फीडबैक लिया जा सके। तो होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर, टूरिज्म, एयरलाइन, एयरपोर्ट्स, इनको ये ड्राफ्ट पॉलिसी सेंड करी गई है बिफोर इशूइंग फॉर पब्लिक कमेंट। तो इसके बाद जब इनसे फीडबैक आ जाएगा, इनका कमेंट ले लिया जाएगा, इसके बाद इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट पॉलिसी को पब्लिक कमेंट के लिए पब्लिक डोमेन पे डाला जाएगा। फिलहाल के लिए अभी गवर्नमेंट के साइड से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं है। जो इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व है उन्होंने एनोनिमिटी के बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन दी है। और डेफिनेटली सीधा पर्पस है गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट नेशनल एविएशन हब पॉलिसी से कि जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स खरीदें, उनका इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो, नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं वो इंक्रीज हो, जो नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी है उसमें इंक्रीज देखने को मिले। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल जो एविएशन कंपनीज हैं, जो फॉरेन एविएशन कंपनीज हैं, उनसे कॉम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेशनल एविएशन हब पॉलिसी ला रही है। हालांकि अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और दिल्ली एयरपोर्ट के साइड से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या रिप्लाई नहीं दिया गया है इस पॉलिसी को लेकर के। सो इंडिया हैज बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विद अप्रॉक्सीमेटली 116 कंट्रीज। तो 116 कंट्रीज के साथ इंडिया का जो बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट है, इसके अलावा ओपन स्काई एग्रीमेंट यूएस और जापान के साथ भी है। तो बेसिकली जो सिविल एविएशन सर्विसेज है उनको ऑपरेट करने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट्स कंट्रीज करती हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पैसेंजर शेयर इन टर्म्स ऑफ पर्सन। इंडिया में जितनी टॉप
एयरलाइंस हैं वो कितना पैसेंजर शेयर करती हैं। तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। 2019 से लेकर के 2023 के बीच में कंपैरिजन है। टोटल पैसेंजर कितना है आप देख सकते हैं और आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा इस पर एक नजर आप डाल सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अडानी upswell at 65% to Tuesday stock market gain। तो अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो ट्यूसडे को जो रैली हमें देखने को मिली मंडे ट्यूसडे को, उस रैली में या जो स्टॉक मार्केट पर हमने डिस्कस भी किया था कि बीएससी और एनएससी दोनों के ही बेंचमार्क इंडाइसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किए, 14 महीने के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, हमने डिस्कस भी किया था। तो उस पर्टिकुलर रैली में जो अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो स्टार परफॉर्मर की तरह उभर कर सामने आए। इट मीन्स जो अडानी ग्रुप के शेयर हैं उनमें हमें सबसे ज़्यादा अपस्विंग देखने को मिली विद इट्स 10 लिस्टेड कंपनीज दैट कंट्रीब्यूटेड ओवर 65% ऑफ द डे ओवरऑल मार्केट गेन। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जनवरी में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर के अडानी ग्रुप में, उस रिपोर्ट के बाद ये जो भी जितना भी इरोजन हुआ था, वेल्थ इरोजन हुआ था अडानी के स्टॉक में, वो सारा लॉस जो है वो रिकवर होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द रिकवरी, बिकॉज ऑफ द अपस्वेल दैट हैज बीन सीन ऑन ट्यूसडे मार्केट गेन। तो अगर देखें तो ट्यूसडे को मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली 2.9 ट्रिलियन मार्केट गेन किया और जो अडानी ग्रुप कंपनीज के इन्वेस्टर्स थे वो 1.9 ट्रिलियन से ज़्यादा वेल्थियर हुए एंड दिस इज मेकिंग द बिगेस्ट सिंगल डे जंप इन वैल्यू फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमरेट। तो अडानी ग्रुप के लिए अभी तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। एक तो मार्केट रैली का बुलिश मार्केट ट्रेंड का इंपैक्ट देखने को मिला है। दूसरा ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो यूएस मीडिया रिपोर्ट है, यूएस मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट ने जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए थे अडानी ग्रुप में, उसमें किसी भी एलिगेशन को सही नहीं पाया है। तो इस रिपोर्ट के बाद भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट इंक्रीज हुआ है अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर के। तो दो इवेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से अडानी ग्रुप ने 65% एडिशन किया है केवल और केवल ट्यूसडे स्टॉक मार्केट गेन में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नवंबर सर्विसेज एक्टिविटी राइजेस बट एट स्लोअर पेस सर्वे। तो एसएनपी का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एसएनपी ने ट्यूसडे को बताया कि इंडिया में जो सर्विस पीएमआई है वो नवंबर के मंथ में 56.9% तक डिक्लाइन हुआ, यानी 56.9 पीएमआई रहा, सर्विस पीएमआई नवंबर के मंथ में रहा एज पर एसएनपी ग्लोबल। इंडिया में भी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को पब्लिश करती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए। फिलहाल हम यहाँ पर एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसके पीएमआई की बात कर रहे हैं। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो नवंबर के मंथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि स्लोएस्ट पेस से ग्रोथ हुआ है इन कंपैरिजन टू अक्टूबर मंथ। हालांकि अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो 50 से ऊपर का नंबर है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है तो ये एक्सपेंशन ही। लेकिन अगर अक्टूबर के मंथ से इसको कंपेयर किया जाए, प्रीवियस मंथ से सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज को, सर्विस पीएमआई को कंपेयर किया जाए तो ये स्लोएस्ट पेस से ग्रो कर रही है। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अक्टूबर में सर्विस पीएमआई 58.4 था जो कि डिक्लाइन होकर के रिड्यूस होकर के 56.9 हुआ है। तो नवंबर में सर्विस सेक्टर एक्टिविटी एक्सपेंशन जो है वो स्लोएस्ट पेस से ग्रो किया है। हालांकि एक्सपेंशन अभी भी है, 56.9% का सर्विस पीएमआई 50 से ऊपर है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो बिजनेस हैं वो अभी भी पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चल रहे हैं फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 12 मंथ। हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी प्राइमरी कंसर्न है सर्विस सेक्टर के, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो हो रही हैं उसको देखते हुए जो 400 सर्विस सेक्टर बिजनेसेस हैं जो बेसिकली कवर किए जाते हैं इस प्राइवेट सर्वे में, 400 सर्विस सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, इन सबसे डिफरेंट जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस फर्म जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो ये एंटिसिपेट कर रही है कि आगे आने वाले 12 महीनों में जो इकोनॉमी है उसका आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट करेंगी।
और एक्सपर्ट का मानना है कि जो ये नवंबर में हमें जो मॉडरेशन देखने को मिल रहा है, जो स्लो पेस देखने को मिल रही है एक्टिविटीज़ में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ सम सेक्टर। कुछ सेक्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ में, लेकिन अपकमिंग मंथ में वो सेक्टर्स जो है वो पिकअप कर लेंगे, और जिसकी वजह से आगे आने वाले 12 महीनों में हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्पेशली कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं, इनमें हमें डबल डिजिट की ग्रोथ सितंबर के मंथ में देखने को मिली, जबकि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग दैट हैज सीन मॉडरेशन इन द क्वार्टर ऑफ जुलाई टू सितंबर पीरियड। तो फिलहाल के लिए एंटिसिपेशन पॉजिटिव ही किया जा रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, इंडिया टू ड्राइव एपेक ग्रोथ, चाइनाज फॉर्चून वेन S&P। तो S&P ने ट्यूसडे को अपनी जो रिपोर्ट पब्लिश करी है उसमें एशिया पैसिफिक रीजन में ग्रोथ को लेकर के, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, ग्रोथ इंजन को लेकर के अपने कुछ फोरकास्ट या अपने कुछ एंटिसिपेशन जो है वो प्रेजेंट किए हैं। और S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग एशिया पैसिफिक रीजन में जो ग्रोथ इंजन है वो इंडिया है। मतलब इंडिया अपकमिंग टाइम में एशिया पैसिफिक रीजन में ग्रोथ को ड्राइव करेगा। और जिस तरीके से ग्रोथ इंजन जो शिफ्ट हो रहा है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, अभी फिलहाल अगर इस रीजन को देखें, एशिया पैसिफिक रीजन को देखें, एपैक रीजन को देखें, तो चाइना इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री। लेकिन अब S&P का ये मानना है कि ये ग्रोथ इंजन है ये अब साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्ट करेगा, और जिसमें इंडिया जो है वो एक लीडिंग कंट्री है, इंडिया एक ग्रोथ ड्राइवर है। तो रेटिंग एजेंसी ने चाइना का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो स्लो डाउन किया है बाय 2026। पहले कितना एंटिसिपेशन था, पहले 5.4% इन 2023, और उसको रिड्यूस करते 4.6% का ग्रोथ रेट एंटिसिपेट किया है, प्रोजेक्ट किया है, फोरकास्ट किया है S&P ने। इंडिया इज लाइकली टू ग्रो एट द रेट ऑफ 7%, जबकि पहले प्रोजेक्शन कितना था, 6.4% एस्टिमेटेड फॉर 2023। तो इंडिया के लिए एक अच्छा खासा ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, और उसी में क्लियरली S&P ने बोला है कि वी एक्सपेक्ट एशिया पैसिफिक ग्रोथ इंजन टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मोर स्पेसिफिकली इंडिया विल ड्राइव दिस ग्रोथ। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं रीजन के, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, उनके लिए भी ग्रोथ फोरकास्ट किया है और वो भी डिसेंटली ग्रो करेंगे, ऐसा मानना है S&P का। सो दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग ओवर इंडिया, चाइना, वियतनाम एंड फिलीपींस। 2023 में कितना GDP रहेगा, ग्रोथ रेट रहेगा, और 2027 तक आते आते कितना हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सॉफ्टनिंग डिमांड ड्रैग सर्विसेज PMI टू 12 month लो ऑफ 56.9 इन नवंबर। तो अभी हमने मिनट में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडिया का जो डोमिनेंट सर्विस सेक्टर है उसने नवंबर के मंथ में थोड़ा सा मॉडरेशन रजिस्टर्ड किया है। जो सर्विस PMI है वो फॉल किया है इन कंपैरिजन टू अक्टूबर मंथ। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड उसको डिफरेंट एंगल से कवर किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है कि सिर्फ अक्टूबर के मंथ से ही डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। अगर हम देखें तो इस पूरे साल का ये लोवेस्ट सर्विस PMI है। नवंबर के मंथ में जो सर्विस PMI है दिस इज द लोवेस्ट इन कंपैरिजन टू द अदर प्रीवियस मंथ इन दिस ईयर। और रीजन क्या है, रीजन जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने साइट किया दैट इज सॉफ्टवेयर एक्सपेंशन इन न्यू वर्क इनटेक एंड आउटपुट। मींस जो नए ऑर्डर आते हैं उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से सर्विस एक्टिविटीज जो है वो नवंबर के मंथ में फॉल हो रही हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। रुपी सेटल एट रिकॉर्ड क्लोजिंग लो ऑफ 83.39 वर्सेस USD। तो यहाँ इंडियन रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसकी बात हो रही है, और एज पर द ट्यूसडे सेटलमेंट, ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन, जो इंडियन रुपी है वो अपने रिकॉर्ड लो पर क्लोज हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 83.39 पर USD पर इंडियन रुपी जो है वो क्लोज हुआ है, अ लेवल इट हैड प्रीवियसली टच्ड इन नवंबर 30th। तो नवंबर 30th में भी यही जो लेवल था या रिकॉर्ड लो था ये देखने को मिला था। इसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, बट फाइनली इंडियन रुपी ने दोबारा से ये मार्क टच कर लिया है। रीजन
इंक्रीज इन डॉलर इंडेक्स एज पर द करेंसी डीलर। तो मंडे को जो इंडियन रुपी है वो अप्रॉक्सीमेटली 83.37 पर डॉलर पर क्लोज हुआ था। और इससे पहले अगर देखें लास्ट मंथ यानी नवंबर 10 में सबसे लोवेस्ट पॉइंट इंडियन रुपी ने रजिस्टर किया था, दैट वाज 83.48 अगेंस्ट द यूएसडी। रीजन क्या है हम सभी जानते हैं कि अगर करेंसी मार्केट की बात करें, स्पेशली फॉरेन करेंसी मार्केट की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारा गेम जो चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। जिस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है वो अप्रिशिएट करती है, सप्लाई कम होती है वो भी अप्रिशिएट करती है। जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी वो डेप्रिशिएट करेगी, जिसकी डिमांड कम होगी वो डेप्रिशिएट करेगी। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम अगर हम समझें तो उसी रीजन की वजह से प्रोबेबली हमें ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इंडियन रुपये की वैल्यूएशन में। ग्रीन बैग जो है, जिसको यूएसडी को ग्रीन बैग भी बोलते हैं, ग्रीन बैग की जो डिमांड कंटिन्यूअस डिमांड है इंपोर्टर्स के साइड से, उसकी वजह से जो लोकल करेंसी है इंडियन लोकल करेंसी वो डेप्रिशिएट कर रही है, ऐसा मानना है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें जो कि जनरली ग्रीन बैग की स्ट्रेंथ को मेजर करता है अगेंस्ट द बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसी, तो 6 मेजर करेंसीज के अगेंस्ट में यूएसडी को जो कंपेयर किया था, यूएसडी मींस ग्रीन बैग, ग्रीन मींस यूएसडी यूएस डॉलर, तो वो भी इंक्रीज होकर के 103.65 पर पहुंच गया है ट्यूसडे को, जो कि मंडे को 103.31 था। और ऐसा मानना है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कि जो लोकल करेंसी है जो इंडियन रुपी है वो फर्दर डेप्रिशिएट करेगा, इस महीने और ज़्यादा डेप्रिशिएट करेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर की जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगी। तो डॉलर की डिमांड की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉलर परचेस करेंगे अपने इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बेच करके, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई मार्केट में फ्लक्चुएट करेगी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। नो स्टॉपिंग द बुल, सेंसेक्स रेसेस पास 69 के। फाइनली जो मार्केट में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो कि गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी, पॉलिसी कंटिन्यूटी को लेकर के स्टार्ट हुआ था, जहां पर 3 स्टेट्स में जो बीजेपी ने पोल में विक्ट्री रजिस्टर करी थी, उसके बाद से पॉलिसी कंसिस्टेंसी के जो एंटिसिपेशन लगाए जा रहे हैं कि प्रोबेबली जो नया इलेक्शन आएगा उसमें भी करंट गवर्नमेंट जो है वो वापस से रिज्यूम करेगी, जिसकी वजह से पॉलिसी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहेगी। और इसी ऑप्टिमिज्म को देखते हुए मार्केट में रैली देखने को मिली थी, वो रैली अभी भी कंटिन्यू है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही हमें गेन देखने को मिल रहा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो दिस इज अ फर्स्ट टाइम सेंसेक्स क्रॉस 69 के मार्क और अप्रॉक्सीमेटली 69,296 पर क्लोज हुआ, यानी 0.6% का गेन हमें देखने को मिला। और यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। निफ्टी ने 0.8% का गेन रजिस्टर किया। और निफ्टी के केस में सबसे ज़्यादा जो गेन हमें देखने को मिला दैट इज इन अडानी स्टॉक, जो कि हम ऑलरेडी मिंट में कवर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अडानी स्टॉक सोर्स एज यूएस डब हिंडनबर्ग एलिगेशन इररिलेवेंट। ये न्यूज़ भी हम मिंट में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया कि यूएस मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंडनबर्ग के जो एलिगेशन है वो इररिलेवेंट है, उनका कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी उनके लिए सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को अभी लग रहा है कि प्रोबेबली जो अडानी के स्टॉक्स हैं वो मैनिपुलेटिव नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस अडानी के स्टॉक्स में बढ़ा है, जिसका इंपैक्ट हमें ऑलरेडी निफ्टी में और अदर इंडेक्सेस में देखने को मिला है। और इन्वेस्टर्स ने भी अडानी ग्रुप के जो स्पेशली जो अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी सिग्निफिकेंट गेन रजिस्टर किया है। दिस इज ऑल अबाउट द अडानी ग्रुप कंपनीज। कितना गेन हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, वन डे चेंज कितना हुआ, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एस्मा इन एक्टिव टॉक्स विद आरबीआई टू रिजॉल्व क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इम्पास। जो अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल पे तो आपको पता होगा कि एस्मा, व्हाट इज दिस? एस्मा यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी, या हम बोल सकते हैं जो यूरोपियन मार्केट अथॉरिटी रेगुलेटर है, उसने इंडिया के 6 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को डी रजिस्टर कर दिया था। और तब से लेकर के, पिछले साल की ये न्यूज़ है, तब से लेकर के अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। कई बार डिस्कशन में इन्वॉल्व हुए भी हैं, बट फाइनल कंक्लूजन अभी निकल कर नहीं आया। तो अभी एज पर द करंट सिचुएशन यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी एस्मा इज इन एक्टिव डिस्कशन विद इंडियन रेगुलेटर्स फॉर द पॉसिबल पार्ट दैट कुड एंड दिस डेडलॉक। यहाँ पर यूरोपियन बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली जो डोमेस्टिक बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, वो इस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के डी रजिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। तो एक्टिवली नेगोशिएशन हो रहा है इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ में, लेकिन अभी गवर्नमेंट के साइड से कोई भी इस चीज़ को लेकर के डिस्क्लोजर नहीं किया गया है। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
और जो अदर रेगुलेटर्स हैं उनके साथ एस्मा डिस्कशन में है। लेट अस सी कि प्रॉब्ली हो सकता है बहुत जल्दी इसका रेजोल्यूशन हमें देखने को मिला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूके टीम फ्लाइज टू रिमूव एफटीए हर्डल्स। तो इंडिया एंड यूके दोबारा से क्रंच टाइम टॉक स्टार्ट कर रहे हैं टू सिक्योर लैंडमार्क एफटीए। इंडिया और यूके के बीच में जो एफटीए डिस्कशन चल रहा है वो बहुत टाइम से चल रहा है। हर बार नई डेडलाइन सेट कर दी जाती है लेकिन कई सारे इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इंडिया यूके फिर से अपना डिस्कशन नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है। दोनों साइड के जो लीडर्स हैं वो जो म्यूचुअल कंसर्न के इश्यूज हैं उनको भी देख रहे हैं और जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व करने की बात करी जा रही है। जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं दोनों ही कंट्रीज के बीच में उसको रिजॉल्व जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की बात करी जाए। अगर इंडियन साइड की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो पिछला अपकमिंग इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, उस जनरल इलेक्शन से पहले इस एफटीए को साइन कर लिया जाए और इसीलिए कई बार ये डिस्कशन स्टार्ट किया गया। तो फिलहाल यूके की जो टीम जिसमें कई बड़े बड़े एमिनेंट एक्सपर्ट्स के नाम है, अमनंदा ब्रोक, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, इन सब की पूरी टीम जो है वो न्यू दिल्ली में है फॉर दिस वीक। और अकॉर्डिंग टू द पीपल फैमिलियर विद दिस मैटर, they are going to discuss about this all these outstanding issues। तो ये 13वां राउंड है। दिस इज द 13th राउंड ऑफ नेगोशिएशन जहां पर दोनों कंट्रीज जो हैं वो बाइलेटरल इश्यूज को फिर से रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो इंडियन साइड चाह रहा है कि नेशनल जो जनरल इलेक्शन उससे पहले, और अगर ब्रिटिश साइड की बात करें तो दे आर ऑल्सो लुकिंग टू क्रैक द डील टू मेक इट गुड ऑन 2016 ब्रेक्सिट। तो लेट अस सी कि कितना एक्चुअली में इसमें रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, कितनी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एलआईसी वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इंश्योरर एसएनपी ग्लोबल। तो एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड में जितनी भी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग करी है उसने, और उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया की एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो 4th लार्जेस्ट इंश्योरर है एट ग्लोबल लेवल। तो इससे पहले टॉप 3 कौन सी हैं? अलायंस एसी, चाइना लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड, निपन लाइफ इंश्योरेंस, और कहाँ की? जर्मनी, मेनलैंड चाइना और जापान की कंपनीज इससे ऊपर हैं। एंड दिस इज द रिजर्व इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिलियन। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा के अकॉर्डिंग ये लिस्टिंग करी गई है। आप कहीं पर अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो ये डेटा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस